बुनज़ह बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूच का वजह तस्मिया। बलूच लफ्ज़ को तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ़ अक़वाम ने मुख्तलिफ़ अंदाज में लिखा है। अहद कदीम में इसका तज़किरा बालूस या बेलूस से मिलता है। यूनानी उसे बेलूस लिखते हैं, कुछ नविश्तों में बालूस। अरब भी अपने लहजों के मुताबिक बरूज, बलूस और बलूश लिखते दिखाई देते हैं। तारीख़ के औराक बताते हैं कि ज़माना कदीम से अब तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में के नाम भी बलूच से मौसूम रहते चले आ रहे हैं। इराक़ की कदीम वादी बलूस हो या मौजूदा दौर के शाम का वादी बलूस, अफ़ग़ानिस्तान के सूबा तखार में विलायत बलोच हो या ईरान के सूबे माजंदरान में वादी बलोच, इदरीसी का बताया मुल्क बलोच या कंधार, कोयटा, ज़ाबुल तक फैला हुआ कदीम इलाका बलूस, बालिस्तान, वालिस्तान, बालिस या बालिस के नाम से ख़िता या निचारा का कदीम कलात बलूच नामी जगह। ये तमाम जगहें, इमारतें, इलाके और ख़ित्ते मौजूदा ममालिक शाम से ईरान, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान व तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान के जोग्राफ़ियाई हुदूद में बलोचों की क़दामत के नाकाबिले फ़रामोश सबूत फ़राहम करते हैं। तारीख़ के औराक में बलूच का तज़किरा अबू जाफ़र बिन जरीर अल-तबारी ने अपने किताब तारीख़ रसूल व ममालिक में किया है, जो 923 ईस्वी में फ़ौत हुए। इसके अलावा बलूच का तज़किरा अल-मसूदी, अस्तग़री, इब्न हुकल, हेरोडोट्स, अल-मुक़्ती, फ़िरदौसी, नासिर खुसरो, इदरीसी, इब्न जबीर, कज़वीनी व दीगर जोग्राफ़ियादानों, स्याहों, शायरों, फ़लसफ़रों ने 943 से 1275 ईस्वी के दौरान अपने नवश्तों और कुतुब में किया है। इब्तदाई तौर पर बलूच के मुतलिक यूनानी, अरब, ईरानी, रूसी, हिंदी, बरतानवी, मुरखीन, मौक़िक़ीन, मुतशर्रिक़ीन, स्याहों, जोग्राफ़ियादानों, शोरा, सरहदी अफ़सरान समेत इस ख़ित्ते के तारीख़दानों, मुरखीन और बलोच मुहक़्क़ीन के ख़यालात का हम अगर तज्ज़िया करें तो हमें उनके ख़यालात मुख्तलिफ़ दिखाई देते हैं। कुछ बताते हैं कि बलूच कुलदानी नस्ल हैं, बाबुल इराक़ के रहायशी थे। बालूस बाबुल बादशाह निमरूद का लक़ब था, इसलिए वो बलूच मशहूर हुए। वहाँ से हिजरत करके मौजूदा मस्कनों तक फैल गए। हालांकि तारीख़ वाज़े करता है कि निमरूद नाम नहीं बल्कि कदीम इराक़ के बादशाहों का लक़ब था। कुछ बयान करते हैं कि बलूच राजपूतुल नस्ल हैं, चूहान कबीला के बालिचा ताइफ़े के बाक़ायद हैं। या बलूच संस्कृत लफ्ज़ बल ताकतवर और ऊँचे का मलगूबा है और हिंदुस्तानी नस्ल है। लेकिन तारीख़ के औराक बलूचों की मौजूदगी दरियाए सिंध के गरबी इलाक़ों से इराक़ तक फैली हुई वादियों में करते हैं, न कि हिंदुस्तान के इलाक़ों में। कुछ कहते हैं कि बलूच ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं। बलूच का तज़किरा कूचों के साथ आया है, जो दरअसल एक ही कौम की दो शाखें हैं। इब्तदा में ईरान के शुमाल मगरबी इलाक़ों में आबाद हुए, फिर वहाँ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हिजरत कर गए। कुछ कहते हैं बलूच आर्यन हैं, वस्ती एशिया से ईरान आए, वहाँ क़याम किया, फिर वहाँ से मौजूदा बूदबाश के इलाक़ों तक फैल गए। लेकिन आर्यन के मुतल्लिक़ कहा यह जाता है कि वो एक नस्ल नहीं बल्कि एक ग्रोह था। मुमकिन है कि वो यहाँ आए हों और बलूच यहाँ मौजूद हों और बलूच भी दीगर अक़वाम के साथ जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में चले गए, उनके साथ इत्तेहाद किया, इसी तरह आर्यन के साथ भी बलूचों का इत्तेहाद हुआ हो। क्योंकि इस ख़ित्ते में बलूचों से कबल या आर्यन से कबल कोई वाज़े तौर पर नहीं कहा जाता कि कौन मौजूद थे। एक और ग्रुप कहता है कि बलूच हेलमंद से बहरे बलूच, कोह सलमान से कोहल बुर्ज के इर्द गिर्द तक फैले हुए हुदूद में आबाद कदीम कौम है। कभी बड़े
کبھی مرکزیت کبھی چھوٹے چھوٹے اتحادیوں کی شکل میں مختلف ناموں سے مشہور رہے. مختلف حالات کی وجہ سے یہاں سے گروہ اور طائفوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں پیش قدمی کی یا ہجرت کی. تاریخی حقائق ہمیں اس آخری ورژن کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ بلوچ کبھی مید کی شکل میں اس خطے کے بڑی مرکزیت، پھر کرد کی شکل پر بڑی مرکزیت، پھر ہود کی شکل پہ ایک بڑی مرکزیت، پھر رند کی شکل میں ایک بڑی مرکزیت، پھر خان افقلات کی شکل میں ایک مرکزیت، یعنی کہ 5 بڑے مرکزیت بلوچوں کے جو ہوئے ہیں وہ اسی خطے کے ارد گرد دکھائی دیتے ہیں. بلوچ قبائل کے طائفہ جات کے ناموں پر نظر ڈالیں تو ان میں اکثریت کا وجہ تسمیہ بھی سکنی، نسبی اور فنی اعتبار سے سامنے آئے. بلوچ قبائل کے وجہ تسمیہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں بلوچ کا وجہ تسمیہ بھی سکنی، نسبی یا فنی اعتبار سے ہی ہوا ہو. سکنی اعتبار سے ہم بیلوس کے نام کے علاقوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اس نام سے متعدد علاقے ایک دوسرے سے ہزاروں میل طویل فاصلے پر ملتے دکھائی دیتے ہیں. شام یا قدیم عراق کی وادی بلوس، شاپور اول کے نقش رستم میں بتائے گئے کوہ قفقاز سے البانیہ کے دہانے، درہ اریل کے نیچے کے علاقے سے بحیرہ خزر سے ترکی کے دریائے ارس تک پھیلا ہوا بلوچوں کا علاقہ کہلایا گیا، جسے بالشگان کہا گیا ہے. انسائکلوپیڈیا آف ایرانی کا بھی اس علاقے کو بلوچوں کا وطن قرار دیتا ہے. منہاج سراج کہتے ہیں کہ غور کے مشرق و جنوبی علاقہ جو آج کل ولایت قندھار میں شامل ہے، لوگ اسے بالشتان کہتے تھے. فاروق بلوچ لکھتے ہیں کہ بلوچ قبائل کی ساراوان و خراسان یعنی قندھار سے لے کر کوئٹہ تک کا زمانہ قدیم میں موجودگی کی واضح مثال تاریخ کے کئی مستند کتب میں موجود ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بلوچ قندھار کا قدیم نام بھی بلوس تھا. ایچ جی راورٹی، جس نے افغانوں پہ بہت زیادہ کام کیا، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ قندھار کا قدیم نام بلوس ہے. سٹرینج اسے بلوس، بالش یا بالشتان کے نام سے یاد کرتا ہے، جبکہ سیستان نامی قدیم کتب جس کا محقق مصنف ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کے مشہور زمانہ ملک الشعراء آف سیستان علی بہار نے ری رائٹ کیا، وہ بھی اس خطے کو بلوس لکھتے ہیں. ایران کے صوبے میں ماجندران میں ایک علاقہ بلوچ ہے. محققین کے مطابق مکران کا قدیم نام بھی ملک بلوچ ہے. افغانستان کے صوبے تخار میں ولایت بلوچ نامی ایک علاقہ ہے. فردوسی کے شاہ نامے میں کوئٹہ کے نزدیک دشت میں بلوچوں کی موجودگی کا تذکرہ واضح طور پر ملتا ہے. ایسی صورتحال کو مد نظر رکھ کر ہم سکنی اعتبار سے کون سے علاقے کو ان کی قدیم جائے مسکن کا بنیاد قرار دے کر اسے بلوچ لفظ کا مرکز یا منبع کہہ سکیں. اب نسبی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بابل کے بادشاہ بالوس کی نسل سے بلوچوں کا جو نسل کا آغاز بتایا گیا ہے کچھ محققین نے، تو وہ تو تمام کلدانیوں کے حاکم تھے، ان کے دیوتا تھے، تو وہ صرف پھر بلوچوں کا جد امجد اس سے باقی کیوں بلوچ نہیں ہوئے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہمارے موضوع کے حساب سے ہم سپورٹ نہیں کرتا. سید ظہور شاہ ہاشمی کہتے ہیں کہ آبلوچ بلوچوں کے جد اجمد کا نام تھا، جو کثرت استعمال یا عوامی لہجوں یا ایرانی بولنے والوں کی وجہ کے لہجوں سے آبلوس کے بجائے بلوچ ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح بلوچی کے لفظ ہیں اشتر، اسپر، ایورش، اسپیت، اشتاپ، جو فارسی میں بگڑ کر شتر، سپر، سپید اور شتاب بن گئے. دوسری طرف ہمارے مورخین میں میر احمد یار خان،
मलिक अल्लाह बख्श, आखून मोहम्मद सदीक, TGL मेयर, विलायत मीनार्सकी, हसन अरफा, मौलाना नूर अहमद फरीदी, डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार व दीगर कहते हैं कि बलूच कदीम मेदों और कुर्दों का तसलसल है। दूसरी तरफ मोरखीन शाम, इराक, ईरान के जिन इलाकों को बलूचों का जाए मस्कन करार देते हैं, वही इलाका मेदों और कुर्दों के मस्कन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कदीम कुर्दों और बलूचों के ताइफों पर अगर नज़र दौड़ाई जाए या मेदों की ताइफों पर नज़र दौड़ाई जाए तो कुर्दों और जो है न बलूचों के जो ताइफे हैं वो 90% एक दूसरे से मिलते जुलते हुए नाम, बल्कि कई उन्हीं की कंटिन्यूटी हैं। अगर इस तरह हम कहेंगे तो फिर जब बलोच का तज़किरा उस वक्त भी आया है जब मेद और कुर्द अपनी औज की ज़िंदगी यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में हुक्मरानी करते दिखाई देते हैं, उस वक्त भी बलोच का तज़किरा आता है। तो ये अगर नस्बी हिसाब से करेंगे देखेंगे तो वो भी हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम नस्बी तौर पर। अब आगे आते हैं कि फ़नी एतबार से हम अगर तमाम मुर्खीन को देखते हैं तो हर एक तकरीबन इस चीज़ पे मुतफ़िक है कि बलूच तलवार के धनी रहे हैं। तेगज़नी उनका मशगूल और महबूब मशगला रहा है। बहादुरी, मेहमान नवाजी, जज्बा इंतकाम, बाहोट की तहफ़्फ़ुज़, दियानतदारी, कमज़ोर लाचार की हिफाजत, कौल की पासदारी और ख़वातीन की इज़्ज़त उनकी ज़ाब्ते हयात का मंबा है। असूलों के लिए वो मर मिटने को तैयार रहते हैं। जंग को प्यार की तरह और प्यार को जंग की मानद बरतने के फ़न से भी माहिर जाने जाते हैं। हज़ारा साल के सफ़र पर मुहित दाखिली और ख़ारजी माज़ारियों में तलवार, तीर कमान और बंदूक के इस्तेमाल के महारत उनकी पहचान रही है। उनकी बहादुरी के चर्चे इराक से अफ़गानिस्तान, ईरान से हिंद की तारीख़ के अनगिनत औराक पर जली हरूफ में मौजूद दिखाई देते हैं। अली अब्बास जलालपुरी के मुताबिक 614 क़ब्ल मसीह में मेदियों और बाबलों ने मिलकर नैनवा पर हमला किया। ईरान के हक़ामनशी बादशाहों के दौर में बलूच अहम फ़ौजी ओहदों पर फाइज रहे हैं। इसी तरह ज़रक्सिस जब यूरोप पर हमला करते हैं तो बलूच भी अपनी लश्कर और अपने झंडे के हिसाब से उनके साथ रहे। पंजाब के एक नामवर मुहक्किक मासर मुल्तान के खालिक हफीज़ खान के मुताबिक मुल्तान के राजा दरत उस वक्त दो मुताहरिब फरीकों कोरुओं और पांडुओं में कोरुओं का हलीफ और पांड्यों का रकीब रहा है। महाभारत से कबल और उस दौरान उसकी हिफाजत के लिए 500 पहाड़ी जंगजू का मुस्तैद जत्था हर वक्त साथ रहता था। कहा जाता है कि ज़माना कबल मसीह में यही पहाड़ी जंगजू बर सग़ीर पाक व हिंद में मौजूद बलूच कौम के अजदाद में से थे। महाभारत की ये जंग 400 से 200 कबल मसीह में लड़ी गई। दूसरी तरफ मौला शिदाई इस्लामी अदवार के जंगों ज़ात-उल-उयून, हैरा, यरमूक, कादसिया, जलूला, जज़ीरा, खोजिस्तान, इराक व अजम, जुमल, सफ़ीन, फ़तेह कस्तांतनिया, काशगर और जंग खुरासान में भी बलूचों की मौजूदगी का तज़किरा करते हैं। इसी तरह हुमायूं को दिल्ली के तख्त को दोबारा हासिल करने का तगदो हो या अहमद शाह अब्दाली को मशहद पर दस्तरस्त या कश्मीर की जानिब पेशकदमी हो, सब में बलूच उनके साथ रहे। इसी तरह सिंध के हाकिमों से रियासत बहावलपुर के वालियान को अपनी हिफाजत के लिए बलूचों की ज़रूरत पड़ी और अपनी धरती की हिफाजत के लिए बलूचों की ज़रूरत पड़ी। अब इन सारी चीज़ों को अगर इस तरफ देखेंगे तो इसी तरह के हमें इस खित्ते में सैकड़ों मिसालें मिलेंगे जिसमें बलूचों की मौजूदगी के बग़ैर, उनकी फ़ौजी हिमायत के बग़ैर कोई बड़ी कामयाबी किसी भी को नहीं मिलती दिखाई देती है। तो हम
इस तरफ जब कहते हैं, और फिर बलूचों के मुतलिक जो बुरहान कातिह में लिखा हुआ है कि जो है न वो उनका जो मतलब लिखा हुआ है वो मुर्गे के सर का ताज लिखा हुआ है। अब वो बलोच के लिए अगर करेंगे तो देखेंगे तो वो बलोच के लिए नहीं, तो आगे जाकर आगा नसीर खान अहमद ज़ई कुर्द गालनामे के मुताबिक बताते हैं कि बलूच नस्लन कुर्द है। बवजह फ़ौजी निशान जो मुर्गे की कलगी या ताज था, जिसे कदीम फ़ारसी जिसको पहलवी कहा जाता है और कुर्दी ज़बान में बलूच कहते थे। तो ये इस तरह का पहलू है जिस पर ये एक मजबूत दलील नज़र आती है का वलो वजह। अब इस पर हम जब ये करेंगे जो है मुतफ़िक होने की तरफ जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को आपके ना सामने हम रखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बलोच का वजह तस्मिया बुरहान कातिह में दी हुई तारीफ़ आख़ून मोहम्मद सिद्दीक़ और आगा नसीर खान अहमद ज़ई के बयाने के मुताबिक उनके फ़न हरब ज़नी के निशान के वजह से पड़ा। बलूच की बहादुरी उनकी पहचान रही है। वो अपनी बहादुरी के कारनामों के बायस इराक़ से अफ़ग़ानिस्तान और सिंध के हदूद तक उनकी कारनामे हमें नज़र आते हैं। और इन इलाक़ों में जो बलूचों के नाम से जो वादियाँ हैं वो भी उनके फ़ौजी या ताकत के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल होने की वजह से उन पर नाम पड़ा। और आज तक बलूच अपनी ज़िंदगी इसी शान व शौकत से बसर कर रहा है और अपनी तशख़्ख़ुस और बका को बरकरार रखने की तगदो में मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। तो बलूचों का वजह तस्मिया उनके फ़ौजी निशान की वजह से पड़ा, जिसकी जो है न बुरहान कातिह और आख़ून मोहम्मद सिद्दीक़ और आगा नसीर खान अहमद ज़ई बताते हैं कि बुरहान कातिह ख़ुद एक फ़ारसी का जो है न पुराना जो एक लुग़ात कहा जाता है, तो इसी तरह कुर्दी ज़बान में भी उसको बलूच कहा जाता है। तो कुर्द जब और मेद जब हाकिम थे उस वक्त ज़रक्सिज़ के दौर में भी अगर उनको बलूच कहा गया, बलूचों का लश्कर कहा गया, तो मतलब ये है कि उनके फ़ौजी निशान की वजह से कहा गया।